हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजस मार्क 2 सीरीज। ये हमारी PYQ जे एडवांस सीरीज है जिसमें कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे PYQs यानी कि जे एडवांस के PYQs टॉपिक वाइज, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आपको सिलेक्शन के लिए कौन से क्वेश्चंस पे किस तरीके से फोकस करना है ये भी सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं रिजिड बॉडी मैकेनिक्स यानी रोटेशनल मोशन। तो हम शुरू करते हैं। हमें इस सवाल में दिया हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक। तो पहली चीज तो हमारे लिए रोटेशन में इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट हमको दिया गया है डिस्क, और उसके बाद हमें उसका मास दिया गया है, हमें उसका रेडियस दिया गया है, साथ में ये बोला गया है कि ये इनिशियली रेस्ट में है। तो जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ हमको दिया है हम उसको लिख लेते हैं। मास बराबर 1.5 kg SI में है, तो मैं आगे कुछ नहीं लिख रहा, हमारे लिए क्लियर है कि वो SI में है। इसके अलावा रेडियस हमको दिया हुआ है 1/2 मीटर, ठीक है। और हमको जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्क दिया हुआ है। कीप इन माइंड डिस्क की बात यहाँ पे हो रही है। इसका इनिशियल जो ओमेगा है वो हमको 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, तो 3 फोर्सेस हम देख पा रहे हैं, ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी हमको दिया हुआ है, दैट इज 1/2 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये तीनों इस तरीके से एक्ट करते हैं। हमें कहा है कि 1 सेकंड बाद हमको बताना है कि हमारा इसका एंगुलर स्पीड इसका क्या होगा। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपके ये जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस का आपको टॉर्क मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो इन सभी का कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और आप देख सकते हो कि R क्रॉस F से इसका टॉर्क, सिमिलरली इसका टॉर्क, सिमिलरली इसका टॉर्क, ये तीनों मिलकर टॉर्क देंगे, और इनके टॉर्क की वजह से ये जो डिस्क है ये रोटेट करेगा। तो पहली चीज है हमारी कि हमारा यहाँ पे टॉर्क काम आएगा, और टॉर्क में हमारा तीनों फोर्सेस का जो टॉर्क है वो ऐड होने वाला है। दूसरी बात हमको यहाँ नजर आ रही है कि तीनों के जो टॉर्क हैं वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्वल हैं, और तीनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी सेम है। इसके बाद हम नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा के इक्वेशन को यूज करेंगे। क्यों इसको हम यूज करेंगे? क्योंकि नेट टॉर्क की मदद से हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हम काइनेमेटिक्स में लगाते थे, यहां हम ओमेगा के लिए अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन और टॉर्क बराबर आई अल्फा या टॉर्क, इसका क्वेश्चन है। तो इनको मिलाकर हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे काम करते हैं। तो ये हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, और ये डिस्टेंस जो है ये हमारा परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी एंगल 60 हैं, तो ये एंगल कितना होगा? 30। तो इसको मैं अगर नाम दे दूं आर परपेंडिकुलर, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू आर साइन 30। आर परपेंडिकुलर आर साइन 30 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आर बाय 2 हो जाएगा। क्योंकि आर हमने पिछले वाले उसमें डेटा लिखा हुआ है हाफ, तो दैट विल बी 1/4। ये हो गया हमारा आर परपेंडिकुलर। तो अब हम आते हैं टॉर्क पर। तो मैं किसी भी एक का टॉर्क निकाल लेता हूं, आर परपेंडिकुलर एफ। तो हमारे पास आर परपेंडिकुलर 1/4, एफ का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 1/8 न्यूटन। और हमारा नेट टॉर्क जो है वो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये तीनों टॉर्क आपस में इक्वल है। तो इट विल कम आउट 3/8। तो ये आया नेट टॉर्क। अब नेट टॉर्क बराबर हम रखते हैं आई अल्फा, तो इसके लिए हमको चाहिए होगा आई के लिए हमारे पास डिस्क है, मास है, रेडियस है। तो डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं mr² / 2। तो यहाँ पे मास हमको दिया हुआ है
1.5 यानी 3/2, एक 1/2 हमारे पास ये है, r का वैल्यू 1/2 तो 1/4, सो I विल कम आउट 3/16। तो ये I की वैल्यू आ गई 3/16, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई 3/8। यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 3/8 बराबर 3/16 इंटू अल्फा। अब 3 से 3 कैंसिल कर दें, 8 2 जा 16 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अल्फा की वैल्यू 2 आने के बाद मैंने आपको बताया था क्या करना था बच्चों, अपने को करना था ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो हमारे पास ओमेगा इनिशियल की वैल्यू जो है वो 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में दिया है, अल्फा का वैल्यू 2 है और टाइम 1 सेकेंड है, तो ओमेगा फाइनल जो है हमारा 2 रेडियन पर सेकेंड आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर है 2 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में हमको ये करना था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं? इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म डिस्क हैं। तो पहली बात तो ये जो आइडेंटिकल लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? आइडेंटिकल का मतलब है कि हमारी दोनों डिस्क का m और r सेम होगा, यही मतलब हुआ। फिर दूसरी चीज है कि ये विदाउट स्लिपिंग है। विदाउट स्लिपिंग का मतलब ये हो गया कि v बराबर r ओमेगा हमको फॉलो करना है। फिर हमको दिया है दो डिफरेंट सरफेसेस हैं ए बी एंड सी डी, सो दिस इज आर ए बी एंड दिस इज आर सी डी, और इन पर स्टार्टिंग ए से हो रही है, इसमें सी से हो रही है। स्पीड v1 और v2 है, बोला है हमेशा ये कांटेक्ट में रहते हैं, यानी इसका भी वही मतलब है कि हमारा v बराबर r ओमेगा है। और फिर इफ दे रीच b एंड d विथ सेम लीनियर स्पीड, तो अगर हमें शुरू में इनकी स्पीड v1 और v2 दी गई है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइनल स्पीड ऑफ 1 एंड फाइनल स्पीड ऑफ 2 ये दोनों आपस में इक्वल है और ये v के बराबर हैं। तो मान लेते हैं हम v के बराबर हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि v1 का वैल्यू 3 है, यानी इसकी इनिशियल स्पीड हमको पता है, इसका इनिशियल स्पीड हमसे मांगा है। तो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये दोनों ही बॉडीज प्योर रोल करती हुई नीचे आएंगी। यहां पर कोई और हमको डिसिपेटिव फोर्स नहीं दिया है, और यहाँ पे दिया भी हो तो खैर हमारे इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमको ये साफ साफ दिख रहा है कि हमारा यहाँ से यहाँ का जो जर्नी है, उस जर्नी में ये जो हाइट है, इस हाइट की वजह से हमको होने वाला है लॉस इन पोटेंशियल। मतलब मेरे कहने का ये है कि B को भी मैं रेफरेंस मान लेता हूं और D को भी मैं रेफरेंस मान लेता हूं। इसी रेफरेंस से इस सरफेस की हाइट 27 दी गई है, इसकी हाइट 30 दी गई है, यानी कि हमारा जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। तो जब बॉडी स्टार्ट करेगी चलना, तो उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक उसके पास पोटेंशियल होगी। यहां पहुंचने पर केवल उसके पास काइनेटिक एनर्जी ही रह जाएगी। अब इस क्वेश्चन में इसका क्या यूज है, v बराबर r ओमेगा। यही सीखने वाली बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन अनडाउटली, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल, ये लगाना है। इसमें आप पहले वाले के लिए लगाओगे हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ आई, तो आपको यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है। तो इसकी काइनेटिक क्या लिखेंगे, रोटेशनल वाली, तो v बराबर r ओमेगा फॉलो कर रहे हैं, तो ये v1 बाय r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके पास में होगी पोटेंशियल, तो mgh, h हमको दिया हुआ है 30। अब जब ये नीचे पहुंचता है तब इसकी लीनियर स्पीड v हो जाती है। नीचे पहुंचने पर ऐसा तो है नहीं कि आपका जो रोटेशनल मोशन है वो बंद हो जाएगा, कंबाइंड मोशन हो रहा है, रोलिंग हो रही है। तो आपके पास जैसे शुरू में इन्हीं ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों तरीके की काइनेटिक एनर्जी थी, ऐसे ही आपके पास फाइनली भी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी। फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो लीनियर स्पीड बदल गई, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंगुलर स्पीड भी चेंज हो जाएगी। बस इतना सा चेंज आने वाला है।
तो इसको हम जब लिखते हैं तो ये आता है हाफ m, v1 का वैल्यू 3 दिया है तो स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ पे i का वैल्यू हम डाल देते हैं, दोनों ही डिस्क दिए गए हैं, तो ये mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर बाय r स्क्वायर हो जाएगा। v1 का वैल्यू क्योंकि हमने 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ उसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये 9 हो जाएगा, प्लस हमारा 30 mg भी है, इसको हमको नहीं भूलना है, तो 30 mg हमारा ये रहा, ठीक। और यहाँ पे तो हमारा हाफ mv स्क्वायर चल ही रहा है, और इधर हमारा हो जाएगा उसी तरीके से हाफ mr स्क्वायर बाय 2 v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन में कुछ कॉमन देख पा रहे हैं, एक तो मुझे m कॉमन दिख रहा है तो मैं m कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देता हूँ, दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये r स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरी इक्वेशन क्या बच रही है फाइनली, इधर मेरे पास क्या बच रहा है 9/2, इधर बच रहा है 9/4, और g का वैल्यू 10 रख दूं तो ये 300 हो जाएगा, इधर बचेगा मेरे पास v स्क्वायर बाय 2 प्लस v स्क्वायर बाय 4, ये बन जाएगा 3/4 इंटू 9 यानी कि 27/4 प्लस 300 बराबर इधर आ जाएगा 3v स्क्वायर बाय 4। ये मेरी पहले वाली जो डिस्क है उसके लिए इक्वेशन बनी। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी वाली के लिए इक्वेशन बनाता तो उसकी इक्वेशन मेरी क्या बनती, उसमें यहाँ पे हाफ m आता है ना, v1 की जगह v2 आता, यहाँ v2 आता, यहाँ 30 की जगह 27 आता, बाकी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में क्या कोई चेंज आता नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्पीड दोनों के लिए फाइनल क्या दी गई है, सेम। तो बेसिकली हमारा RHS ऑफ द इक्वेशन उसके लिए भी यही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 300 की जगह 270 आएगा, और ये जो 27/4 हमने लिखा है बस इसका हमको देखना है, ये हमको मिलेगा 3v2 स्क्वायर बाय 4, क्योंकि यहाँ पे v2 का वैल्यू अननोन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, सब्ट्रैक्शन करना चाहें सब्ट्रैक्शन कर दें, इक्वेट करना चाहें इक्वेट कर दें। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कट जाएगा, इधर से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 30 आ जाएगा, ये 0 हो गया, इधर आपका 27/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3v2 स्क्वायर बाय 4। मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए हमको। तो हमको मिल रहा है 3v2 स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और 3v2 स्क्वायर बाय 4 बराबर मिल रहा है किसके, 27/4 प्लस 30 के। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 27, ये 4 3 जा 12, 120, ये हो जाएगा 147/4, दैट इज इक्वल टू 3v2 स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कैंसिल कर दें, और ये हो गया 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो v2 का वैल्यू हमारा आना चाहिए 7 मीटर पर सेकेंड। यानी जब दूसरी डिस्क को हम डिस्कस करेंगे कि उसको कितने से छोड़ा गया था, तो 7 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा गया था, तो आंसर हमारा कितना है, 7। समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है रिंग ऑफ मास m। ये जो आप देख रहे हैं ये रिंग है, इसका मास आपको दिया हुआ है कैपिटल M, रेडियस r, ये घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ओके। फिर हमें कहा गया है कि इसके सेंटर पे 2 पॉइंट मासेज हैं, उनका मास हमको दिया गया है m/8, यानी ये जो मासेज हैं ये पहले सेंटर पे हैं। फिर हमको कहा है कि ये मूव कर सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड मूव कर सकते हैं 2 मासलेस रॉड्स के अलोंग। ये मासलेस रॉड्स लगी हुई दिख रही हैं हमको। क्वेश्चन में कहा है कि किसी इंस्टेंट पर एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम जो है वो 8/9 ओमेगा है, एंड वन ऑफ द मासेस जो है वो डिस्टेंस पे चला जाता है कितना, 3r/5 पे। ये डिस्टेंस 3r/5 है, ये नहीं है। तो हमें पूछा है दूसरा वाला कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो बेसिकली ये क्वेश्चन है हमारा। अब इस क्वेश्चन में जो हो रहा है वो क्या है वो समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप जब इसको घुमाओगे
तो आपका क्या होगा, ये जो रिंग है, ये आपके जो मासेस हैं, ये मासेस जो हैं वो बाहर की तरफ खिसकेंगे, आप जानते ही हो, और इनके बाहर खिसकने के कारण इनकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। इनकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ने से ओमेगा कम होने लगेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम ऐसे केस में हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। आई ओमेगा कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, अपवर्ड एरो का मतलब डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है, इंक्रीज है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर स्पीड जो है, उसको डिक्रीज होना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो सिचुएशंस लेनी है। पहली सिचुएशन जिसमें हमारे दोनों मासेस जो हैं वो एक्सिस पर हैं, सेंटर पे हैं, और फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। एक 3r/5 पे चला जाता है, दूसरा कहाँ जाता है ये हमें पूछा है, और हमको दिया ये गया है कि इसके 3r/5 पर जाने से और इसके लेट से r पर जाने से जो एंगुलर स्पीड है वो बदल जाएगी और वो 8/9 ओमेगा हो जाएगी। तो फाइनल एंगुलर स्पीड हमको दी हुई है। तो लेट्स डू दैट क्वेश्चन, है ना। कैसे शुरू करेंगे इसको? इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको कहा L इनिशियल बराबर L फाइनल हम लगाएंगे। शुरुआत में हमारी ये रिंग है, डिस्क है, रिंग है, तो हमारी रिंग mr², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर ओमेगा हो गया। दोनों क्योंकि एक्सिस पर थे पॉइंट मासेस, तो उनका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, जीरो। दैट्स राइट। अब क्या होगा, अगली बार रिंग का तो यही रहेगा, फिर हमारा पार्टिकल का मास कितना है, m/8। ये m/8 वाला पार्टिकल 3r/5 पर है आई थिंक, तो 3r/5 हो गया 9r²/25। और तीसरा जो है हमारा मतलब जो पॉइंट मास है उसको हम लिख लेते हैं r² पे, और एंगुलर स्पीड दी है 8/9 ओमेगा। कॉमन क्या ले सकते हैं, एक तो r², नहीं ले सकते r²। क्यों नहीं ले सकते r²? r² इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास r² कैपिटल का नहीं है, तो ओमेगा ही कैंसिल हो पा रहा है। और क्या कैंसिल हो सकता है, कैपिटल M। कैपिटल M कैंसिल कर दिया, क्या मिला इधर हमको? अब हमारे पास चॉइस है कि हम इस 8/9 को अंदर मल्टीप्लाई करें या 9 को इधर भेज दे। तो मुझे लगता है इधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा 9r²/8, ये आ जाएगा r² प्लस 9r²/200 प्लस r²/8। ये इधर ले आते हैं तो 9r²/8 माइनस r² माइनस 9r²/200 इक्वल टू r²/8। इधर ले लेते हैं 200, तो ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 225। 225 r² ये हो गया, 200 r² ये हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, इधर मल्टीप्लाई होगा हमारा 25, तो ये कितना हो गया हमारा 25, 200 है ना, तो 9 ही आएगा केवल, 9r² बराबर r²/8। ये 225 में से 200 गया 25 में से 9 गया 16, तो हमारे पास क्या आया, 16r²/200 इक्वल टू r²/8, और ये हो गया 25, तो r का वैल्यू हमारे पास आ गया 4r/5। तो ये हमारे पास ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, तो 4r/5 यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर लग रहा है। क्या दिया हुआ है, डी ऑप्शन हमारा आंसर है, तो ये करेक्ट हो गया। समझ में आया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन था बेसिकली, और कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं था। आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमको दिया गया है डेंसिटीज ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, ए एंड बी। रेडियाई हमको दिया है सेम, रेडियल डिस्टेंस दिया गया है ये। तो रेडियल डिस्टेंस जो दिया गया है उसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी जो है इसकी वो वेरिएबल है,
यानी कि आपकी डेंसिटी डिस्टेंस के साथ बदल रही है दोनों के लिए, और के जो है वो कोई कांस्टेंट है। आपको कहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल स्फीयर का एक्सेस थ्रू सेंटर, IA और IB है, रेशो n/10 है, तो n का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि आपके स्फीयर में आप जैसे जैसे, भाई ये आपकी एक्सिस है, तो आप जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपकी डेंसिटी बदलती जाएगी। आपकी डेंसिटी बदलने के कारण आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो बदल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस अगर बदलता है तो हम सब जानते हैं कि उस सिचुएशन में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदला हुआ मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बारी बारी से दोनों के लिए ये मानना पड़ेगा कि हमने सेंटर से r डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री शेल लिया है जिसका रेडियस स्मॉल r है, जिसका थिकनेस dr है, और इस शेल का वॉल्यूम हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा 4πr² dr। वॉल्यूम ऑफ शेल को हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको देगा मास ऑफ शेल, और जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 दिस dm इंटू r²। यानी कि हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे कि पहले हम इसको जो बेसिकली जो शेल है हमारा, इसको हम पहले एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको आगे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हॉलो स्फीयर मान रहे हैं इसको हम, तो हॉलो स्फीयर के केस में 2/5 नहीं 2/3 होना चाहिए। 2/3 अगर ये होगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक बार इस चीज़ को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हमने ये बहुत छोटी सी रेडियस ली है और इसको हमने किया है सॉल्व। तो हमारा ये जो है ये शेल होगा, शेल होगा तो शेल के लिए ऐसी छोटी छोटी शेल के इंटीग्रेशन से हमको बड़ा शेल मिलेगा। चलिए तो 2/3 लेकर हम इसको सॉल्व करते, तो हमें इसमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं IA कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, वो हो जाएगा 2/3, और dm की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको कहा डेंसिटी का रिलेशन, तो K r/r ये हुई आपकी डेंसिटी, 4πr² dr ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, और बाहर r²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या कॉमन निकालने को मिल रहा है, बाहर K मिल रहा है, R मिल रहा है, 4π मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8π, 3 बाहर, R बाहर, और अंदर बचेगा हमारा r³ नहीं r³ नहीं, r की पावर 2 2 4 और 1 5, तो बेसिकली r की पावर 5 हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये r की पावर 5 dr, इसको हम सॉल्व करेंगे 0 से r के लिए, तो ये आएगा 8π/3r, ये हो जाएगा r की पावर 6/6, ये हो जाएगा IA का वैल्यू कितना आएगा 8/π3 r की पावर 5 और नीचे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये r की पावर 5 3 6 जा 18। इसके लिए हमारी कैलकुलेशन ये हुई। दूसरे केस में हमें यही स्टेप फॉलो करना है 2/3 के, लेकिन उसका डेंसिटी का फंक्शन जो है वो बदला हुआ है। डेंसिटी का फंक्शन है r की पावर 5/r की पावर 5, 4πr² dr, और फिर ये पूरा जो है इससे r² मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसमें भी हम बाहर ले लेते हैं 2 4 जा 8πk3, तो 8πk3 r की पावर 5 बाहर, 5 ये 2 7 और 2 9, तो ये हुआ r की पावर 9 dr, ये हुआ 8πk3r पावर 5, ये हुआ r की पावर 10/10, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी 0 से r के लिए होगा। तो ये कितना मिलेगा हमको 8πk3, r की पावर 5 से r की पावर 5 कट गया, ये हो गया 30।
तो अगर ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो क्वेश्चन में आई बी अपॉन आई ए, तो हमें आई बी अपॉन आई ए करने पर क्या मिलता है, इसका तो 1/30 इधर और इसका 18 ऊपर, ये हमें मिला 1 बाय कितना, कैलकुलेशन हम करेंगे इसकी, और ये हमको दिया कितना है, ये n/10 दिया है, तो इस हिसाब से ये कट गया, ये कट गया, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा n का वैल्यू जो है वो 6 आना चाहिए। सही आंसर है। इस क्वेश्चन में हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करना था, लेकिन इसके अंदर हमारी डेंसिटीज के एक्सप्रेशन 2 थे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी डेंसिटीज की जो पावर्स हैं, ये ओवरऑल जो पावर का कैलकुलेशन है, ये हमारे लिए पेपर में गड़बड़ हो सकता है, मतलब इसकी कैलकुलेशन हम गड़बड़ कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ये मिस्टेक्स ना हो, तो इसलिए डबल चेक करते हुए ध्यान से हमको, क्योंकि जेईई एडवांस आप दे रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने वो आपको बहुत ही स्मार्टली डिसाइड करना है, क्योंकि आपका जेईई मेन से क्राइटेरिया अलग है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रेशर नहीं होता है, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, योर इंटेलेक्ट मैटर्स अलॉट, मेमोरी वाला नहीं है काम। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमको कहा है यूनिफॉर्म वुडन स्टिक, जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, कोई डायग्राम नहीं है क्वेश्चन में। तो पहली चीज क्या होता है कि जेईई एडवांस के अंदर ये एक तरीके से आप समझिए सवाल को मुश्किल बनाने का तरीका होता है। आप सब कुछ लिख कर बताएं, डायग्राम गायब कर दें, तो क्या होता है कि हमारे को डायग्राम ना दिखने से क्वेश्चन पढ़ने की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाती है। और क्वेश्चन पढ़ने का काम आप जानते ही हैं, जब आप क्वेश्चन इतना बड़ा देखते हैं तो आप ऑब्वियसली उसको पढ़ने में कहीं ना कहीं लेजीनेस शो कर देते हैं, आप कैजुअल तरीके से उसको रीड करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वुडन स्टिक है, उसका मास दिया है, उसका लेंथ दिया है, रेस्ट कर रही है इंक्लाइन मैनर में स्मूथ वर्टिकल वॉल पे, ठीक है, हाइट एच। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने ड्यूरिंग द अपनी जो कोचिंग पीरियड है, ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन टाइम, हमने बहुत सारे देखे। स्मॉल पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ निकला है, यही चीज है जो सवाल में कुछ इंटरेस्टिंग करने वाली है। लैडर जो है वो इस तरीके से टिका हुआ है, सम पार्ट ऑफ इट जो है वो बाहर है। रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक बोला है परपेंडिकुलर है। अभी मैं जो क्वेश्चन में दिया है वो सब ड्रॉ कर रहा हूं। नॉर्मल जो वॉल से मिल रहा है वो परपेंडिकुलर है, स्टिक जो है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, और क्वेश्चन में कहा गया है रिएक्शन ऑफ वॉल बराबर है रिएक्शन ऑफ फ्लोर के, यानी फ्लोर से जो नॉर्मल लग रहा है वो भी बराबर है। अब हमसे क्वेश्चन में दो चीजें मांगी गई हैं, एक हमसे मांगा गया है H/L और दूसरा हमसे मांगा गया है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा और H/L, H तो ये हो गया और L ये टोटल लेंथ हो गई। तो क्वेश्चन का एक बेसिक आइडिया हमको लग गया है। अब हमारे को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम क्या देखते हैं, इसको एक बार डायग्राम बना के देख लें। ये है हमारी स्टिक, ठीक है, यहाँ लगेगा हमारा mg और इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इस पर लगेगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल। ये एंगल दिया हुआ है 30, और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ये जो केस है ये इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास दो तरीके के इक्विलिब्रियम हैं, वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, वन इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हम दो डायरेक्शंस में लगाएंगे, एक हम लगाएंगे इसको हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स जीरो करने के लिए, एक हम इसको लगाएंगे वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो करने के लिए। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो ये एंगल 30 है, तो इस बेस पर ये एंगल 60 हो जाएगा, तो ये 30 होगा। n का कंपोनेंट हमको इस डायरेक्शन में n cos 30 मिलेगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमको n sin 30 मिलेगा। अब हम देख सकते हैं कि n cos 30 को अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है,
यहां पे आएगा फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का एंट्री पॉइंट है। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन विल बैलेंस n cos 30, ये हमारा बना पहला इक्वेशन। वर्टिकल की बात कर लेते हैं, तो वर्टिकल में n sin 30 अपवर्ड है, ये वाला n भी अपवर्ड है, और ये mg डाउनवर्ड है। टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 3n/2, क्योंकि sin 30 1/2 mg, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2mg/3। यहाँ पे m की वैल्यू हमको 1.6 दी हुई है, तो 1.6 इंटू 10 16 हो गया, 16 दूनी 32, 32/3 ये हमारा नॉर्मल आ गया। नॉर्मल आते ही हमारा फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन हो गया 32/3, cos 30 का वैल्यू √3/2, फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया ये 16 √3/3। होने को हम इसको 16/√3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने ऑप्शन पे नज़र डालें तो हमको ऑप्शन ऐसे ही दिए, यानी आप अपनी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में जो पाएंगे वैसा ही ऑप्शन बना के दिया है, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े अपना आंसर ढूंढने में। लेकिन कमाल की बात यह है कि 16 √3/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, केवल सी में नहीं है। तो हमारे को ए, बी और डी तीनों में से कोई भी आंसर मिल सकता है। तो पहली हमारी कोशिश तो बेकार हो गई। अगर हम ये सोचे कि हम केवल फ्रिक्शन सॉल्व कर लें या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर ले, तो उससे हम आंसर पाने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अब अगर हमको ये साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो व्हाट वी नीड टू डू, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? तो हमें यहाँ पे अपनी जो अप्रोच है उसको बदलना पड़ेगा। अप्रोच को बदलना पड़ेगा मतलब अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, इतने से हम यहीं पहुंचे। अब हमको नेट टॉर्क 0 पे काम करना पड़ेगा। नेट टॉर्क 0 की बात करने चलते हैं, तो हम इस सिचुएशन को देखें ज़रा। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है जहां पर आपने ये तो पढ़ा ही है कि जब आपको ट्रांसलेटरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट आप उसका नेट टॉर्क क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप कहाँ पे अपनी एक्सिस अज्यूम करें, पर हमेशा आपको सिखाया जाता है क्लास में, बताया जाता है क्लास में कि आपको हमेशा अपनी एक्सिस वहाँ माननी चाहिए जहाँ से ज़्यादा फोर्सेस पास आउट कर रहे हो, ताकि एक बार में उनका टॉर्क क्या हो जाए? 0। तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी एक्सिस मान लेते हैं। इसको एक्सिस मानने से एक ही बार में फ्रिक्शन और नॉर्मल इन दोनों के टॉर्क 0 हो गए। इस एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क देखेंगे तो वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, लेकिन इस नॉर्मल का टॉर्क देखेंगे तो वो आपको क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों को बस बैलेंस करने का काम रह गया। तो बैलेंस कर देते हैं। नॉर्मल कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? तो इस एक्सिस से नॉर्मल का डिस्टेंस हम क्या ले लें? स्मॉल एल ले लें, है ना? यही क्वेश्चन में कैच था। आप ये देखिए कि ये जो डिस्टेंस है ये एल नहीं है, ये पूरी डिस्टेंस एल है। यानी कि ये डिस्टेंस अगर आपने एल ले ली तो आप क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे, लेकिन गलती से भी आपका वो आंसर जो आएगा, मतलब जो आप इसको ऐसे मान के सॉल्व करोगे, उससे जो आंसर आएगा, अच्छी बात यह है कि वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो अगर आप गलत कैलकुलेशन कर भी दो तो आपको अपना गलत आंसर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इससे आपका नेगेटिव होने का चांस तो खत्म हो गया। लेकिन दूसरी परेशानी खड़ी हो गई कि आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, तो अब आप टिक ही नहीं कर पाओगे आपका, क्योंकि एक फ्रिक्शन निकालने से तो 3 ऑप्शन में से कोई भी आंसर बन सकता था। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट क्यों करें, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे सिंपली ये समझ लेते हैं कि ये h है, इसको लिख लेते हैं r परपेंडिकुलर। नॉर्मल जो लग रहा है ये उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये एंगल 30 है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ h/r परपेंडिकुलर बराबर cos 30? चलेगा?
तो h बराबर h क्यों निकालेंगे हम, r परपेंडिकुलर बराबर r परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां से h बाय cos 30। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 होता है √3/2, तो 2h/√3। तो r परपेंडिकुलर हमारे पास ये है। अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे नॉर्मल इंटू 2h/√3 ले लें और इधर mg इंटू, अच्छा mg का कितनी दूरी से लग रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है कि ये डिस्टेंस l/2 के बराबर होगा। ये 30 है तो ये एंगल 60 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा l/2 cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूं mg l/4। अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पे हमारा h भी आ गया और l भी आ गया। हमें क्वेश्चन में h/l का रेशो ही मांगा था, तो h/l यहां से ले लेते हैं, ये हो जाएगा mg √3 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 नॉर्मल। h/l mg का वैल्यू 16 √3 और 8 नॉर्मल का वैल्यू कितना था 32/3, तो 3 ऊपर चला गया, ये कितना हो गया, तो ये हो गया h/l। मैं ये ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, तो h/l की वैल्यू हो गई कितनी, ये हुआ 3√3/16, ये h/l की वैल्यू आई हमारी। तो एक वैल्यू तो हमारी फ्रिक्शन की आ गई और एक ही आ गई। अब चेक कर लेते हैं ACD में से ABD में से कौन सा है, तो ये √3/16 था, ये 3/16 था, 3√3/16 ये हमारा सही आंसर है। देखो यही हमारा आया है यहाँ पे 3√3/16, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में हमारा सही होना चाहिए था। तो सही ऑप्शन हमारा है डी। आया समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर इक्विलिब्रियम का ही केस था, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है उसी प्रैक्टिस को थोड़ा सा टफ बना दिया गया। उस जो एंगल है वो मतलब जो लैडर है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो बस उसमें एक ही जगह थी जहां आप गड़बड़ कर सकते थे, वो ये एल वाली थी। बाकी तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप बना ही लेते अगर आपको दिया जाता। एम आई राइट। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया है वो आपको क्लैरिटी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, क्वेश्चन में दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, एक पार्टिकल का जिसका मास कितना है m, और उसकी जो पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन है वो हमको दी हुई है। मास m दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, t=1। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर, तो मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारा आर वेक्टर जो है वो अल्फा t³ i कैप प्लस बीटा t² j कैप, यही दिया हुआ है ना। और अल्फा की वैल्यू जो है वो हमको 10/3 दी गई है, बीटा की वैल्यू हमको 5 दी गई है, m की वैल्यू हमको 0.1 दी गई है और t हमको दिया गया है 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमको डेटा गिवन है वो तो हमने लिख लिया। मांगा क्या क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी, तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी निकालने का तरीका हम सभी जानते हैं, dr/dt कर दें। dr/dt करेंगे तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना सब जानते हैं। दिस विल कम आउट 3 अल्फा t² i कैप 2 बीटा t j कैप। अब हम जब t = 1 सेकेंड की बात करेंगे, तो पहले जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब हम टाइम नहीं रखते, आपको पता है। पहले हम इंस्टेंटेनियस के लिए सॉल्व करते हैं, इंस्टेंट के लिए सॉल्व करते हैं, किसी भी टाइम t के लिए, बाद में वैल्यू रखी जाती है। तो बाद में वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो t का वैल्यू 1 रखेंगे तो दिस विल कम आउट 3 अल्फा i कैप, दिस विल कम आउट 2 बीटा j कैप। ये हो जाएगा अल्फा का वैल्यू कितना है 10/3, तो ये हो जाएगा 10 i कैप और ये हो जाएगा 10 j कैप। ये आया वेलोसिटी का आंसर। तो ये दिया है क्या दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर दूसरे में बोला है एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें क्या करना होगा, बी ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम मांगा है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम आर क्रॉस पी लिख सकते हैं, जहां पी हमारा लीनियर मोमेंटम है उसको हम एम इंटू वी लिख सकते हैं। है तो ये मल्टीपल चॉइस, लेकिन पहले से दूसरे ऑप्शन को जोड़ा गया है। तो मास की वैल्यू हमको 0.1 दी है, वेलोसिटी हमारे पास है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा मोमेंटम वेक्टर कितना आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप प्लस जे कैप। एंगुलर मोमेंटम करेंगे, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें आर भी चाहिए होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। आर कितना होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, अल्फा आई कैप बीटा जे कैप। क्योंकि t इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन करना है ना, तो सारी वैल्यूज t इक्वल टू 1 के लिए रखी जाएंगी, यानी ये होगा 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यहां रखते हैं तो 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसका वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हमारा सॉल्व होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप हमको क्या देगा, के कैप, तो 10/3 के कैप। फिर जे कैप क्रॉस आई कैप हमको देगा माइनस के कैप, तो ये -5 के कैप। जे कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 और 10 तो -5 के बाय 3। के कैप है बेसिकली, के का मतलब 5 के कैप बाय 3। ये एंगुलर मोमेंटम आया, तो ये हमको दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। सी में मांगा है फोर्स। फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। फोर्स को हम लिखेंगे m इंटू ए, और a की वैल्यू हम कहां से लाएंगे, तो हमारे पास v की इक्वेशन है t टाइम वाली, ये रही। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, dv बाय dt। dv बाय dt करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 अल्फा टी आई कैप 2 बीटा जे कैप, और 6 इंटू 10/3, और t की वैल्यू 1 रखते हैं आई कैप, और 2 5 जा 10 जे कैप। ये हो गया 3 2 जा 6, तो ये हुआ 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये आया हमारा एक्सेलरेशन। तो फोर्स के लिए क्या करना होगा, m की वैल्यू दी हुई है 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो क्या हमको फोर्स ये दिया हुआ था, नहीं, फोर्स हमको आई कैप प्लस 2 जे कैप दिया हुआ है। ये हमारा आ रहा है, कैलकुलेशन सही है ना, एक बार चेक कर ले, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है लेकिन बहुत सारी है, तो हो सकता है कहीं पे एक आध स्टेप हम मिस आउट कर रहे हो। नहीं है, मुझे नहीं लगता, तो फिर हमारा इस हिसाब से ये जो ऑप्शन है ये गलत लग रहा है। फिर बोला है टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज गिवन बाय। टॉर्क के लिए हमको क्या चाहिए होगा, टॉर्क होता है R क्रॉस F। R t इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम निकाल चुके, कहाँ निकाला था हमने, ये निकाला था, तो 10/3 आई कैप प्लस 5 जे कैप हमारा R था, और F की वैल्यू हमने निकाली है 2 आई कैप प्लस जे कैप। तो यहां भी क्रॉस था, यहां भी क्रॉस है, आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप हमको देगा 10/3 के कैप प्लस का, और ये देगा माइनस का। अब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, -20/3 के कैप। तो हमें कितना दिया हुआ है टॉर्क, -20/3 के कैप। तो ये मुझे सही लग रहा है, तो आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का ABD। क्वेश्चन वैसे तो आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, और क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस की गलती कर बैठोगे। तो मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शन गलत होते ही आपने एक भी चॉइस अपनी गलत भरी तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। सो योर आंसर विल बी ABD। समझ में आया, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये करना था।
ठीक है, आगे बढ़े टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है दो थिन सर्कुलर डिस्क है, मास m है, 4m है, और ये रेडियाई दिया है a और ये रेडियाई दिया है 2a। ये दोनों रिजिडली फिक्स्ड हैं, मासलेस लाइट रॉड ऑफ लेंथ l। ठीक है, ये लाइट रॉड है हमारा, और लाइट रॉड ऑफ लेंथ 24 बाय, तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है आपस में, और देयर असेंबली जो है उसको हमने फ्लैट सरफेस पे रखा है। सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस सो दैट एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ द रॉड इज ओमेगा। यानी इसके अबाउट ये इस तरीके से रोल कर रहे हैं और इनका एंगुलर स्पीड ओमेगा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट O इज L। ये जो पॉइंट है इसके अबाउट पूरी असेंबली का जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर खास बात ये है कि इस क्वेश्चन में दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपके ये जो डिस्क हैं, ये डिस्क जो हैं ये इस गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। मतलब अगर हम इस सिचुएशन को समझें तो हम ये पाएंगे कि हमारी ये जो दो डिस्क है इनका एक ओमेगा तो हमें इस एक्सिस के अबाउट मिल ही रहा है ना, ये तो क्वेश्चन में दिख रहा है हमको। दूसरी चीज ये है कि ये जो रॉड है ये खुद भी रोटेट कर रहा है। अगर आप इस मोशन को समझेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो सेंटर्स हैं आपकी इनके डिस्क के, ये सेंटर भी इस तरीके से सर्कुलर पाथ में चल रहे होंगे। यू विल फाइंड के आपके ये जो दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स का ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा होगा अबाउट दिस z एक्सिस। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे अब वैसे जनरली ऐसा क्वेश्चन जेई पूछती नहीं है जिसमें कि आपकी बॉडी जिस रॉड के अबाउट घूम रही है वो रॉड खुद भी रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन पूछ लिया गया तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, उस पे जरा फोकस करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो आपकी ये जो डिस्क है इनकी एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है कितनी, ओमेगा। दूसरा हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी रिंग्स हैं इनके सेंटर भी रॉड के साथ साथ, क्योंकि ये जो रॉड है ये खुद भी इस तरीके से घूमेगी, ये रॉड इस तरीके से घूमेगी इनको लेकर डिस्क को, तो इनके सेंटर जो है वो भी इस तरीके से घूमेंगे। तो होगा क्या कि आपको एक एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी मिलेगी जिसको हम नाम दे सकते हैं ओमेगा डैश। तो पहले तो ये बात समझने की है कि इस क्वेश्चन में दो एंगुलर वेलोसिटी इन्वॉल्व हैं। अब आते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट पे। तो कैलकुलेशन पार्ट में हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा जैसे मास m की बात मैं करूं तो जो मास m है उसके लिए हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a दिया है, ये l दिया है। तो ये जो एंगल है इसकी कैलकुलेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन हमें क्यों करनी है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे ओमेगा का कंपोनेंट आएगा ओमेगा कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये L है ये A है, ये डिस्टेंस कितना है, तो क्वेश्चन में हमको L का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है √24a। तो अगर ये √24a है तो आप इसकी वैल्यू क्या सॉल्व कर सकते हो, 5a, क्योंकि √24a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो ये हाइपोटेनस का काम कर देगा। इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। अब जरा अपने सवाल पे वापस चलते। हमने ये देखा कि हमारी ये जो डिस्क है ये डिस्क तो इस एक्सिस के अबाउट अपना रोटेशनल मोशन कर ही रही है, और साथ में ये जिस रॉड पे लगी हुई है वो रॉड भी साथ में घूम रही है। तो रॉड भी घूम रही है और रॉड पे लगी हुई डिस्क भी घूम रही है। तो दो एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ। उस कंसेप्ट के इन्वॉल्व होने की वजह से हमारे को दो एंगुलर वेलोसिटी मिली। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा जो एक पॉइंट मास m था
उसकी डिस्टेंस वगैरह की मदद से हमने ये एंगल थीटा निकाल लिया। अब आते हैं हम पॉइंट पे। हमारा पॉइंट ये है कि जैसे मैं पहले वाली डिस्क की बात करूं तो दिख नहीं रहा ये, पर आपको मानना है सेंटर से पास हो रहा है। अगर इस डिस्क के एकदम यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के यहाँ एक पॉइंट ले लिया जाए और एक सरफेस पे ले लिया जाए, तो हमें मालूम है कि प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या है कि हमारे ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो सरफेस वाला पॉइंट तो रेस्ट में होगा। हमारा जो डिस्क है जो रोटेट कर रहा है घूमती हुई रॉड के ऊपर, उसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी लिखने के लिए हमें लगाना पड़ेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और इसको हमें जीरो करना पड़ेगा बिकॉज हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। लेकिन आपका ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा अगर आपने केवल वो वाला ले लिया जिससे ये डिस्क रॉड के अबाउट घूम रही है, तो आपकी कहानी खत्म है, यानी कि ये हमें नहीं करना है। तो फिर हमें कौन से ओमेगा की बात करनी है? मैंने आपको ये क्यों बताया कि यहाँ पे दो तरीके के ओमेगा इन्वॉल्व हैं, इसीलिए बताया क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे जिस ओमेगा को काम में लेना है वो ओमेगा नेट है। अब ये ओमेगा नेट क्या आफत है? तो ओमेगा नेट है आपकी नेट एंगुलर वेलोसिटी जो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, क्योंकि यहाँ दो मोशन हो रहे हैं, दो एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो उन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी आपकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी के लिए ही ये लिखा गया था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, ये चीज़ आप लोगों के ध्यान देने की भी है, याद भी रखने की है, समझने की भी है। हमारा नॉर्मली क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई एंड दिस इज आर जेड, मतलब जिसको हम ऐसे बाहर की तरफ ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूं, यानी जेड को मैं ऊपर की तरफ भेज दूं, एक्स को मैं यही रहने दूं, तो मेरा वाई जो है प्लस का वो अंदर की तरफ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन में आपको ये एक्सिस वाई नहीं दी गई है, ये आपको जेड दी गई है, और ये जेई का स्टाइल है, ये आपको दिखेगा कई जगह पर। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि दिस इज आर जेड एक्सिस, दिस इज आर लेट्स से एक्स एक्सिस। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखेंगे तो हमें कंपोनेंट क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, और जेड डायरेक्शन में लिखेंगे तो ओमेगा डैश माइनस ओमेगा साइन थीटा के कैप। ये होगी हमारी ओमेगा नेट, यानी कि इन दोनों का वेक्टर सम है ना, और इसको हमने लिख दिया कंपोनेंट फॉर्म में। अच्छा, आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर है हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि ओ के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा, तो हमने निकाला वो डिस्टेंस कितना है, 5a। तो अगर हमने 5a निकाला है तो ये हो जाएगा 5a आई कैप। अब हमको ये प्रूव करने के लिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होगा प्योर रोलिंग के हिसाब से, क्या करना होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ओमेगा नेट क्रॉस आर, हमको इसको जीरो करना है, इसको जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो आई कैप क्रॉस आई कैप तो जीरो हो गया है ना, के कैप क्रॉस आई कैप आपको कुछ देगा, तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो कुछ नहीं बना, केवल आपका के कैप क्रॉस आई कैप जो है ये आपको मिला। कितना मिला ये आपको मिला ओमेगा डैश 5a माइनस ये हो गया ओमेगा साइन थीटा 5a। ठीक है, ये आपका आया ओमेगा नेट क्रॉस आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू आई आपकी जे कैप में, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, यानी ओमेगा डैश शुड इक्वल टू ओमेगा साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? तो यहाँ पे हम साइन थीटा, ये वाला थीटा है हमारा, साइन थीटा हो जाएगा a/5a दैट इज इक्वल टू 1/5। तो ये हम रखेंगे तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा/5।
तो ओमेगा डैश का रिलेशन कितना आया, ओमेगा बाय 5 ओमेगा के साथ में। ये हमको दिया हुआ है किसी ऑप्शन में, हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि आपके ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपकी डिस्क जो है वो इस तरीके से घूम रही है, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा होगा, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। अब आपकी जो डिस्क है उनके पास तो ये ओमेगा है, लेकिन आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास में रॉड के घूमने की वजह से क्या है, ओमेगा डैश। तो आपने यहाँ पे ये जो ओमेगा डैश निकाला है ये बेसिकली किसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, सेंटर ऑफ मास की हो गई, जिससे कि वो किसके अबाउट घूम रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो ये हुआ हमारा पहला ऑप्शन, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी थी उनमें से हम ये समझ पाए कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमको कहा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली, ये हमें नियरेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम हमको लिखना है सेंटर ऑफ मास का। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए होगा और उसका MVCM भी हमको चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो अपनी पहली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, RCM। RCM कैसे निकालेंगे, ये हमारा मास M है और इसकी ये डिस्टेंस हमको दी हुई है L, और ये हमारा मास 4M है और इसकी डिस्टेंस हमको दी हुई है। तो हमें इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए अबाउट पॉइंट O। तो हम एक काम करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर भी अबाउट पॉइंट O निकाल देते हैं, आई कैप जे कैप में नहीं करते। तो यहाँ से हम RCM को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो RCM को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा M मास, कितनी डिस्टेंस पे है ये यहाँ से L, इसी लाइन पर है, तो इसी लाइन पर हमारा सेंटर ऑफ मास भी प्रेजेंट होगा, तो हमें आई कैप जे कैप की जरूरत नहीं है। ये हो गया L, और 4M वाला जो है वो कितनी दूरी पर है, 2L, अपॉन हो गया हमारा M प्लस 4M। तो RCM का वैल्यू हमारा आ गया कितना, M कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 9L बाय 5। RCM आ गया 9L बाय 5। अब आती है बात VCM की। VCM कैसे लिखेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी ये जो असेंबली है इसका सेंटर ऑफ मास आपने लिख लिया यहाँ होगा, ये जेड एक्सिस के अबाउट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इसका अपना रेडियस भी होगा, ये रेडियस मान लो स्मॉल r, ये डिस्टेंस तो आपको मालूम है कितनी है, 9L बाय 5। ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो आप क्या करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो 5r बाय 9L, ये आपका आया किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। हमने पिछली स्लाइड में साइन थीटा निकाला था, कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा L अपॉन 5a, और L की वैल्यू है √24, तो ये आया √24 बाय 5। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, ये 5r बाय 9L, ये आ गया √24 बाय 5। तो r की वैल्यू मिल रही है 9L बाय 5 √24, और ये 5 जा कितना हो गया 25, ये आया r, यानी वो रेडियस जिसमें कि सर्कुलर सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा। और इसको हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा कौन सा, ये ध्यान है ना, ओमेगा डैश, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो ओमेगा नहीं है, वो ओमेगा डैश है। तो r की वैल्यू आई 9 बाय 25। अच्छा, अपना ऑप्शन जो है वो एक ही टर्म्स में है, तो L की वैल्यू हमको एक ही टर्म्स में रखनी पड़ेगी, √24, √24 तो ये तो 24 हो गया, इधर आ गया A, और 9 × 24 A बाय
25 और ओमेगा डैश की वैल्यू थी ओमेगा बाय 5, तो ये 125 बन गया। ये आया VCM का वैल्यू। अब हमको निकालना है LCM। LCM मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ध्यान दो, आपका RCM है ये, और आपका जो V है वो किधर होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर इस इंस्टेंट पे बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से घूम रहा है तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी अंदर, तो वेलोसिटी अंदर r क्रॉस, है ना, समझ में आया। तो RCM की वैल्यू तो हमने लिखी कितनी, 9L/5, और वेलोसिटी हमारी आई अंदर, दोनों के बीच का एंगल 90। तो सीधे सीधे हम 9L/5 इंटू 9/125 इंटू 24A ओमेगा, और फिर से यहाँ पे L की वैल्यू √24 रखेंगे तो कितना आएगा, 9√24/5, 9/125 24A ओमेगा, ये हो गया 81 इंटू 24√24 अपॉन ये 5, और आई थिंक 625 आ जाएगा, ये 525 और 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 625, ये आ जाएगा A² ओमेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये शायद 1944 कुछ आएगा। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू हमको क्या ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑब्वियसली नहीं दिख रही है। अच्छा m का चला गया इसमें, हमको m भी तो चाहिए ना, MVR, तो m भी तो आएगा, m यहाँ लिख देते हैं, तो ये हमारा m हो गया। वैसे तो हमारे पास बहुत कुछ है, कुछ छूटा नहीं है, तो ऑब्वियसली हमको जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो ये नहीं था। तो इस हिसाब से हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत है। ये नहीं दिया हुआ, ये तो 81 कुछ दिया है, तो इतना तो हमारा आ ही नहीं रहा, इससे तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो डी सही हुआ, सी गलत हो गया। इसके बाद हमको बी ऑप्शन में क्या करने को बोला है, बी ऑप्शन में हमको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 55 m² ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। अब एंगुलर मोमेंटम किधर आएगा तो ये भी समझ लेते हैं। हमने आर क्रॉस किया, पी किया, तो हमारा अंगूठा आया ऐसे, यानी हमारा एंगुलर मोमेंटम है इधर। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। जेड डायरेक्शन के अलोंग जो हमको कंपोनेंट मिलेगा LCM का, कंपोनेंट अलोंग जेड डायरेक्शन, वो मिलेगा L cos थीटा। आप इस L के एक्सप्रेशन में cos थीटा का वैल्यू और डाल दो, आपको क्या वो आंसर नजर आ रहा है जो आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है? तो जवाब है कि बी ऑप्शन में जो हमको दिया हुआ है वो नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो 55 कुछ दिया है, तो 55 कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये हमारा LCM का जो कंपोनेंट है Z के अलोंग, वो वाली कहानी भी जो है वो गलत हो गई। तो डी सही है, सी गलत है, बी गलत है। अब हम देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट के लिए हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा है हमसे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास में दो बातें देखो। हमारी ये जो डिस्क दी हुई है, इनका तो मैंने आपको बताया ही कि इनका रोटेशन हो रहा है अबाउट दिस एक्सिस। साथ ही हमने देखा कि जेड एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है वो भी इस तरीके से रोटेशनल मोशन, मतलब वो भी ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये जो रॉड है इसका भी रोटेशनल मोशन है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि हम इस रोटेशन को कंसिडर करें, हम रोटेटिंग फ्रेम में सॉल्व करें और हम नॉन रोटेटिंग फ्रेम में सॉल्व करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे दो डिफरेंट आंसर आएंगे, और दो डिफरेंट आंसर हमारे नहीं आएंगे, इनफैक्ट जेई ने भी उन दो आंसर को माना। एक नॉन रोटेटिंग फ्रेम का आंसर था, एक रोटेटिंग फ्रेम का आंसर था। दोनों आंसर कैसे आए और दोनों आंसर एक दूसरे डिफरेंट कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमने ये देखा कि हमारी दोनों डिस्क जो हैं वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही हैं, ये तो हमने देखा ही था।
और हमने सेंटर ऑफ मास को भी देखा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर पाथ में ओमेगा डैश से घूम रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एक्सिस 1 और सेंटर ऑफ मास से हम बना देते हैं एक्सिस 2। और अगर हम ये मान रहे हैं, ये नॉन मतलब इसका ओमेगा डैश हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का और इस डिस्क का जब लिखेंगे तो वो होगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का सम। यहाँ पे I1 ओमेगा 1 एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, I2 ओमेगा 2 एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस हो जाएगा। ये एंगल थीटा था तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, अब बात रही I1 निकालने की, तो I1 की वैल्यू यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो छोटी वाली डिस्क का मास m, रेडियस a, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर जो एक्सिस पास हो रही है m²/2। दूसरी डिस्क का मास 4m, रेडियस 2a, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हुआ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मिल गया तो उसके बाद हमको ओमेगा क्या मिला, ओमेगा हमको मिला ये इस डायरेक्शन में ओमेगा है और ओमेगा डैश का कंपोनेंट हम देखेंगे तो वो इधर आएगा ओमेगा डैश साइन थीटा। तो इस एक्सिस के अलोंग हमारी नेट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रह गई ओमेगा माइनस ओमेगा डैश साइन थीटा। ये हो गई ओमेगा माइनस, ये तो खुद ही कितना था ओमेगा/5 और साइन थीटा खुद भी 1/5, तो ये हो गया ओमेगा 1 का वैल्यू ओमेगा माइनस ओमेगा/25 दैट इज 24 ओमेगा/25। तो I1 मिल गया, ओमेगा 1 मिल गया हमको। I1 की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17/2 ma²। तो I1 ओमेगा 1 हमें मिला 17/2 ma² है ना, और ये मिला 24 ओमेगा/25। फिर बात आती है I2 ओमेगा 2 की। व्हाट इज I2 ओमेगा 2? इस एक्सिस के अबाउट हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आपकी ये जो डिस्क है इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, फिर पैरेलल लगा के ICM भी लिखोगे। ऐसे ही इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे। तो I2 लिखने के लिए सबसे पहले तो मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा, ये कितना होगा, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है और जो छोटी डिस्क के सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। तो ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है L और ये दिया हुआ है 9L/5। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को R1 लिखूं, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वो, तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9L/5 माइनस L, ये हो जाएगा 4L/5। इसके बेस पे छोटी वाली डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट डायामेट्रिक एक्सिस के लिए कितना होगा, सेंटर के अबाउट तो होता है mr² 2 और डायमीटर के लिए mr²/4, तो ma²/4 प्लस m इंटू 16L² ये तो आया छोटी डिस्क का। इसी तरीके से बड़ी डिस्क का इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस है उसके अबाउट डिस्टेंस देख लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये 9L/5 और ये टोटल जो है ये 2L है, तो 2L माइनस 9L/5 करना पड़ेगा R2 के लिए। 2L माइनस 9L/5 ये कितना हो गया L/5। तो इस हिसाब से बड़ी वाली डिस्क जिसका मास 4n, रेडियस 2a, तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a²/4 प्लस 4m मास और डिस्टेंस कितना है L/5, यही रखना है। तो 4ma², तो यहाँ पे भी हमारी कैलकुलेशन ये आई थी, ये आया 16ma² प्लस 4m/5L। ये हमारे एंगुलर, ये आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और
इन दोनों पर हमने लगाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए R1 और R2 हमने कैलकुलेट किया और हमने इसका एंगुलर मोमेंटम लिखा। मास जो है वो हमने सही रखा है, एक बार देख लें जरा। तो हमारा मास जो है वो सही है m और 4m, ठीक है ना, रेडियाई a एंड 2 है। ये हमने सॉल्व किया तो ये एंगुलर मोमेंटम आया हमारा। अब इसकी वैल्यू लिखनी है हमको I2 ओमेगा 2 में। तो यहाँ पे एल स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो यहाँ भी मेरा एल स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं आया? l/5 मेरा डिस्टेंस था, स्क्वायर करूंगा तो ये l स्क्वायर बाय 25, इसको एक ही टर्म्स में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 24 कुछ, ठीक है ना। और इसमें ओमेगा डैश की वैल्यू लिखूंगा तो ओमेगा टू यानी इसके अबाउट असेंबली का एंगुलर वेलोसिटी, तो वो कितना हो जाएगा? इस वाली एंगुलर वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, केवल इसका कंपोनेंट होगा कितना? ओमेगा डैश कॉस थीटा। ये आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा I2 की वैल्यू यहां रखने पर, ओमेगा डैश रखने पर, कॉस थीटा रखने पर, ये आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये नहीं है तो फिर अभी तक हमने सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए, केवल एक ही ऑप्शन सही निकल के आ रहा है, दैट इज आवर आंसर डी। लेकिन आंसर बी और डी मतलब ए और डी भी माने गए थे। ए कैसे माना गया? ये तो मैंने तब जब मैंने सेंटर ऑफ मास का रोटेशन कंसिडर किया। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को रोटेटिंग फ्रेम नहीं मानता, मतलब ये नहीं मानता कि वो इस तरीके से घूम रहा है, तो उस केस में फिर क्या होता? केवल यही एक्सिस बचती, और अगर केवल यही एक्सिस बचती तो हम एंगुलर मोमेंटम जो ए ऑप्शन में हमसे मांगा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये पॉइंट ऑफ डिबेट था कि हम सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन है उसको कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हमारा ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? वो बहुत सिंपल है, नहीं कर रहे हैं तो हमारा एंगुलर मोमेंटम केवल I1 ओमेगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाली एंगुलर वेलोसिटी रहेगी ही नहीं तो इसके कंपोनेंट्स होंगे ही नहीं, यानी कि हमें सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशन करनी है। इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो लिखना है, तो वो तो बहुत आसान है। सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर एक्सिस और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने लिख लिया बहुत आराम से, कहाँ दिक्कत है इसमें हमको? ये हमने लिखा तो ये कितना आया? 17/2 ma स्क्वायर, और ये कितना आया? ओमेगा। तो यहां कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इससे चलते तो ए ऑप्शन भी सही होता, लेकिन जेई ने दोनों ऑप्शन वाला मतलब केस था कि डी जिन्होंने सही किया उनका भी सही माना, जिन्होंने ए और डी सही किया उनका भी सही माना। वैसे तो जो डिसिप्लिन है, जो मतलब रूल है, वो ये कहता है कि आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए। तो कायदे से आपका जो ए है वो गलत ही है, क्योंकि आपको अपने से ये नहीं मानना कि सेंटर ऑफ मास का रोटेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। वो रोटेशन तो कर ही रहा है, लेकिन कई लोगों ने ये मान करके भाई क्वेश्चन में नहीं क्लैरिटी थी तो उन्होंने उससे सॉल्व कर दिया, तो फिर उस केस में उनको उसका भी एडवांटेज मिला। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं काफी लंबा बड़ा सवाल हमारे सामने है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बात बताई गई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड है विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल। बेसिकली डिफाइन किया गया है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम सर्कुलर डिस्क पे हमने फिक्स किया है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये एग्जाम्पल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और रिलेशनशिप बिटवीन एफ रोटेशन जो पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है, और आपको यहाँ पे कहा गया है कि सर्कुलर डिस्क रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये खुद भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है। आपकी जो रिलेशनशिप है फोर्स जो रोटेशन में पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है इस रोटेटिंग डिस्क में, उसको आप लिखते हो इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। बेसिकली ये कोरियोलिस फोर्स जो आपने पढ़ा हो सुना हो उससे रिलेटेड था। कोरियोलिस फोर्स फिर मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक बढ़िया सा एक्सप्रेशन दिया गया है।
इस एक्सप्रेशन में हमको बताया गया है कि ऐसे फ्रेम में जब पार्टिकल होता है तो उस पर 3 तरीके के फोर्स काम करते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम वाला फ्रेम का फोर्स, दूसरा ये फोर्स जिसको कि हमने 2mv रोटेशन इनटू ओमेगा से लिखा है, क्रॉस ओमेगा से, और तीसरा फोर्स ये रहा। हमें कहा गया है कि आपको एक स्मूथ डायमीटर कंसिडर करना है, जैसे ये वाला आपका स्मूथ डायमीटर कंसिडर करना है। इस स्मूथ डायमीटर के अंदर आपको कहा गया है कि ये आपका एम मास है, फिलहाल ये r/2 की पोजीशन पे है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इस वक्त आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, घूम रहा है, और स्मॉल ब्लॉक को हमने, अब देखिए यहाँ भी ओमेगा जो है वो ओमेगा के कैप दिया गया। यही मैं आपको कह रहा था कि जेई जो है वो इस तरीके से काम करती है। यहाँ पे उसने क्या माना है, दिस इज योर जेड एक्सिस ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये जो अंदर की तरफ जाती हुई एक्सिस है दिस इज योर प्लस वाई एक्सिस। ये आपको समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, अभी तो हमारा केवल ये पैराग्राफ ही चल रहा है, जिसको पढ़ने में भी लोगों का काफी टाइम लगा था। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए थे जरा बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी। अगर हमें ये निकालना हो कि किसी टाइम टी पर हमारे ब्लॉक का डिस्टेंस क्या होगा तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में जिन जिन फोर्सेस की बात की गई वो कैसे कैसे फोर्सेस हैं। अगर मैं इसको आपको साइड व्यू में दिखाऊं तो आपका ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर काम कर रहा है नीचे की तरफ लगने वाला mg। इस mg के अगेंस्ट आपको नीचे वाली सरफेस देगी एक नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। इस अपवर्ड डायरेक्शन के नॉर्मल को हम n1 बोल दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक पर हमको इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम में हमको ये नॉर्मल लगता हुआ दिख रहा है। तो जो आपको कहा गया F रोटेशन इज इक्वल टू सम ऑफ, तो इनर्शियल फ्रेम के फोर्सेस तो आपस में बैलेंस हो गए क्योंकि N1 बराबर किसके है, mg। ना आपका ये ब्लॉक डिस्क के अंदर जा रहा है ना ये डिस्क से बाहर आ रहा है, यानी N1 और mg एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अगर N1 और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो F इन वाली जो कहानी है वो तो हो गई आपकी 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं हम दूसरा जो हमें फोर्स यहाँ पे दिया गया था ये वाला mv रोटेशनल क्रॉस ओमेगा। तो देखिए जब ये डिस्क इस तरीके से घूम रही होगी तो डेफिनेटली आपके पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज v रोटेशनल, है ना। इसी वेलोसिटी से वो मूव करेगा इस ग्रूव में बाहर की तरफ। ओमेगा ऊपर की तरफ है तो अब आप इसको एक बार आपने टॉप व्यू समझिए कि आपने देखा, अगली बार आप साइड व्यू देखिए। अगर हम इस ग्रूव में, चलो ये साइड व्यू था तो टॉप व्यू देखते हैं। अगर हम इस ग्रूव को ऊपर से देखें तो हम क्या पाएंगे, वी रोटेशन है ना, वी रोटेशन क्रॉस ओमेगा। तो हमें इस पर एक फोर्स लगता हुआ दिख रहा है। इसी सिचुएशन में मतलब सपोज करिए कि ये तो हम इसको ऐसे साइड में देख रहे हैं, हमारा जो पार्टिकल है मान लीजिए इधर जा रहा है, ओमेगा ऊपर है, तो हमारे पार्टिकल पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन 2mv रोटेशन क्रॉस ओमेगा, फोर्स लगेगा उस पर माइनस वाई डायरेक्शन में। ये हमारा F2 होगा। मतलब अगर मैं वो 3 फोर्सेस का सम मानूं F1 F2 F3 तो ये F2 वाला फोर्स होगा जो इस पर इस तरफ लगेगा। इस फोर्स की वजह से दीवार जो है इसको एक नॉर्मल ऑफर करेगी, मतलब आपके ग्रूव की जो साइड वॉल है वो इसको एक नॉर्मल ऑफर करेगी इस डायरेक्शन में, दैट इज जे कैप। तो आपके 2 नॉर्मल आ गए, एक आया आपका जिसको हम कह सकते mg के कैप और एक आया आपका n2 जे कैप। n2 जे कैप की वैल्यू भी आप लिख सकते हो चाहो तो, पर आप ये देख रहे हो कि F2 और N2 आपस में बराबर हैं तो आप ये समझो कि आपका वो जो सेकेंड कंपोनेंट था वो भी कैंसिल आउट हो गया। क्यों, आपके 3 फोर्सेस थे, पहला फोर्स था इनर्शियल फ्रेम वाला वो 0 हो गया नेट फोर्स क्योंकि mg नॉर्मल से बैलेंस हो गया। दूसरा केस था कि आपका रोटेशन के कारण जो फोर्स है
तो रोटेशन के कारण भी जो फोर्स था इस डायरेक्शन वाला वो भी नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तो वो दोनों कंपोनेंट तो चले गए। अब आपका ले देकर एक ही कंपोनेंट, तो मैं ये कह रहा था आपको बीच में कि N2 की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से वो भी हम निकाल सकते हैं। N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, N2 की वैल्यू आ जाएगी, हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 2mv रोटेशन क्रॉस ओमेगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसमें वी रोटेशन और ओमेगा जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर हम वी रोटेशन का वैल्यू डाल दें आर ओमेगा तो ये बन गया 2mr² ओमेगा। ये N2 का वैल्यू आ गया, याद रखना, हमें अगर आगे जरूरत पड़े तो हम इसको काम में ले लेंगे। ठीक, अब आते हैं हम अपने तीसरे कंपोनेंट पे, तीसरे फोर्स पे, जिसकी बात यहाँ फॉर्मूले में की गई थी, दैट इज ये m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा। ये कौन सा फोर्स है, m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। ओमेगा क्रॉस r किधर मिलेगा हमको, ये ओमेगा है, ये r है, तो ओमेगा क्रॉस r हम करेंगे तो हमको किधर की तरफ का डायरेक्शन मिल रहा है, ओमेगा क्रॉस r, मतलब मैं इसको ऐसे मान रहा हूं और ये मेरा पार्टिकल जाता हुआ मान रहा हूं, तो ओमेगा क्रॉस r मुझे अंदर मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद किसके साथ क्रॉस किया गया है फॉर्मूले में, उसके बाद क्रॉस किया गया फिर ओमेगा के साथ में, तो मेरी डायरेक्शन अंदर की तरफ आई, और अब मैं उसको लेता हूं ऊपर ओमेगा के साथ में क्रॉस में, तो मुझे एक फोर्स मिल रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको आप ये भी बोलते हो कि रोटेटिंग फ्रेम में अगर हम बैठे हैं तो बाहर की तरफ हम कौन सा फोर्स बोल देते हैं, हाँ वही फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं मिलेगा तो पार्टिकल विल मूव अलोंग, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वही फोर्स है, ये फोर्स है जो इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज निकाली वो तो ठीक है, तीसरा ही फोर्स है जो बच रहा है हमारे पास जो काम आएगा, कितना है वो है m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा, वो मिलेगा हमें mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर मिलेगा, तो यही वो फोर्स है जो इस पार्टिकल को क्या देगा, फोर्स देगा टू मूव अलोंग दिस ग्रूव, यानी कि यही इसको ma देगा। अगर यही इसको ma देगा यानी हम कह सकते हैं आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू d2r बाय dt स्क्वायर, यस और नो। आपके तीन फोर्सेस में से दो कैंसिल हो गए, कैसे समझ में आया, नेट इक्विलिब्रियम रह गया। तीसरा फोर्स जो था वो कैसे निकाला मैंने, r क्रॉस ओमेगा करा, नहीं ओमेगा क्रॉस r किया, ओमेगा क्रॉस r, और फिर जो डायरेक्शन आई उसको फिर से ओमेगा के साथ क्रॉस किया, तो हमें अल्टीमेटली जो फोर्स मिला वो ये फोर्स था जो इसको इस डायरेक्शन में चला रहा है। इस फोर्स की वजह से आपका पार्टिकल एक्सेलरेट होगा बाहर की तरफ जाने के लिए, वो बाहर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, इतना हमको मिल गया। हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन को हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रेस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस r निकालनी है टाइम t के साथ। अब ये जो रिलेशन आप यहां देख रहे हो ये डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन आता है इस फॉर्मेट में, a e की पावर ओमेगा t प्लस b की पावर e माइनस ओमेगा टी। अगर आपको डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन आती हो सेकेंड ऑर्डर की तो आप ये कह सकते हो, वैसे इट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस, तो ये नहीं आपको आती होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम यूज़ करें तो हमें इस फॉर्मेट में आंसर मिलता है। इस फॉर्मेट में आंसर हमारे चार ऑप्शंस में से आप देख सकते हो ए और बी में ही e की पावर वाले ऑप्शन थे, और ए और बी में से केवल ए और डी में से केवल डी था जिसमें ओमेगा टी था, ए में 2 ओमेगा टी था, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर डी होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने मतलब हमें तो डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन आता नहीं, आपने बता दिया, लेकिन इसकी क्या गारंटी यही आएगा। दूसरा ए और बी की वैल्यू जो है वो r/4 ही आएगी, वो कैसे करें। अब बातें होती हैं कि अगर हम चीज़ों को दिमाग में रख ले तो हम अपना समय बचा सकते हैं, और अगर हम चलना चाहते हैं अपने जो नॉलेज है जो हमने पढ़ा हुआ है उसी तरीके से,
तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि फिर हम यहाँ पे काम में लेंगे किसको, आर स्क्वायर ओमेगा बराबर एक्सेलरेशन को लिखेंगे वी डी आर बाय, क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी और इसकी टर्म्स में, याद है आपको, वी डी वी बाय डी आर वाला। तो वी डी वी बाय डी आर वाला, तो डी आर इधर हम भेज देंगे, वी को इधर सॉल्व कर लेंगे, फिर वी को हम लिखेंगे आगे चल के डी आर बाय डी टी, फिर डी टी इधर भेज देंगे, आर का एक्सप्रेशन इधर लाएंगे और फिर आर का एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, तो भी हमको यही आंसर मिलेगा। तो हम दोनों तरीके से चल सकते हैं। समझ में आया जो मैंने आपको कहा? आप वी डी वी बाय डी आर लगाओगे, आर स्क्वायर ओमेगा डी आर इधर भेजोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इधर वी का एक्सप्रेशन मिलेगा, इधर आर का मिलेगा, फिर वी को आप डी आर बाय डी टी लिखोगे, आप आर और टी के रिलेशन तक तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन ये लंबा रास्ता है और यहाँ आप सीधा अपना आंसर लिख सकते हो। अब इसमें अगर आप ये बात मानने को तैयार हो तो इसके बाद ए और बी की तो बहुत इजीली हम, मतलब ऐसे भी आप देख सकते हो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी तो इन दोनों में से जिसको डिफरेंशिएट करने पर ये अगर हमारा आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, तो अगर ये हमारी किसी भी टाइम टी पे पोजीशन का फॉर्मूला है तो इसको 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये रिलेशन मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो भी आपका ऑप्शन सही है। मतलब कई बार हमको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है सवालों में, कई बार हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। कुल मिला के जेई हमसे जो एक्सपेक्ट करती है वो है स्मार्टनेस, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमें अपने क्वेश्चन की टिपिकल मतलब जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने में आसानी रहेगी। ठीक, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। अब इसी सवाल का हमारा दूसरा जो पार्ट था वो, क्योंकि ये एक पैराग्राफ था तो जो इसका दूसरा पार्ट था उसमें हमसे मांगा गया था नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक। नेट रिएक्शन ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक में मैंने आपको बताया पिछले केस में कि एक तो मैंने आपको साइड से क्रॉस सेक्शन दिखाया, तो आपने उसमें देखा कि mg नीचे लग रहा था, नॉर्मल ऊपर लग रहा था, और मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम में n1 का वैल्यू हो गया mg k कैप। सो हम वेल एग्री कर गए थे। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर हम टॉप व्यू में देखते हैं तो हम पाते हैं जो हमारा सेकंड कंपोनेंट था उसकी वजह से हमारे पार्टिकल पे इधर फोर्स लग रहा था, बदले में दीवार ने हमको नॉर्मल ऑफर किया था। ये फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हमने वहां पे देखा इट इज 2m v रोटेशन ओमेगा, यही एक्सप्रेशन था। एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा पैराग्राफ, 2m v रोटेशन ओमेगा। नॉर्मल इसकी वजह से क्योंकि नॉर्मल जो होगा वो 2 का सम होगा, एक नॉर्मल जो ये mg वाली है और एक नॉर्मल जो हमको साइड वॉल से मिल रही है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में हमारा जो नेट नॉर्मल होगा वो इन दोनों का सम ही होगा। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे मैंने n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर क्यों कर दिया, मुझे क्या पता कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हैं क्या, दिख रहे हैं हमको, ये नॉर्मल अंदर की तरफ है, वो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, सही लिखा है फिर तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। अरे पर हमको तो ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड पूछा ही नहीं है, हमको तो वेक्टर फॉर्म में मांगा है। हमारी मेहनत कम है, क्या आप बात कर रहे हो सर? मेहनत तो सवाल में पढ़ने में इतनी हो गई कि सॉल्व करने में तो मेहनत की बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो बियॉन्ड चला गया। तो 2m v रोटेशन ओमेगा, 2m v रोटेशन ओमेगा में v रोटेशन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो v रोटेशन का वैल्यू हम जानते हैं कि जब ये इस तरीके से मूव करेगा तो इट विल बी अब हमने अपना जो पहला किया है कैलकुलेशन ना पोजीशन r वाला, उसको यूज करने का टाइम आया। कैसे, हम इसकी वैल्यू लिख देंगे dr/dt से, क्योंकि हमसे पहला वाला पैराग्राफ जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं, उनके पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हमारा जो पिछला पार्ट था उस पार्ट में हमसे डिस्टेंस मांगी गई, उसको ही हम डिफरेंशिएट कर दें तो हमको स्पीड मिल जाएगी जिससे ये चल रहा है। उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, याद है आपको क्या एक्सप्रेशन था, r/4 e की पावर ओमेगा टी। तो e की पावर ओमेगा टी आपको देगा ओमेगा
ई की पावर ओमेगा टी, है ना, प्लस ई की पावर माइनस ओमेगा टी, तो वो आपको देगा माइनस ओमेगा, कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा टी। और ये जो आई वी रोटेशन, ये नॉर्मल की डायरेक्शन किधर आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि ये आएगी जे कैप में, बिकॉज ये वाई एक्सिस था, ये जेड एक्सिस था और ये एक्स एक्सिस था। तो ये वी रोटेशन की वैल्यू आई, इसको N2 में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, M 2 और 4, तो नीचे बचा 2 R ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ये आई N2 की वैल्यू, तो ये किधर आई, ये आई जे कैप में और ये आई के कैप में। तो कौन सा आंसर है जो ये मान रहा है कि ये के कैप में और ये जे कैप में, और ओमेगा टी वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये रहा सी ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। तो सी हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया कैसे किया हमने इसको। तो अब देखते हैं हम अगला सवाल। इस क्वेश्चन में हमको कहा है रिजिड यूनिफॉर्म बार ए बी ऑफ लेंथ एल, ये हमारा बार है और ये स्लिप कर रहा है अपनी वर्टिकल पोजीशन से। किस तरीके से स्लिप कर रहा है ये भी हमको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी गई है, और किसी इंस्टेंट पे इसका एंगल जो वर्टिकल से बन रहा है वो थीटा है। तो हमसे पूछा गया है कि दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से हमको बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि जब बार एंगल थीटा बना रही है तो मिड पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन के, जो इनिशियल पोजीशन है उसके प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस कॉस थीटा है। मतलब हमारा ये जो रॉड है इसका मिड पॉइंट इनिशियली रहा होगा कहाँ पे, L/2 हाइट पे, और बाद में ये जो रॉड है ये इस तरीके से इंक्लाइंड हो गया, वर्टिकल से इसका एंगल हो गया थीटा, यही दिया हुआ है हमको, ये होगा हमारा मिड पॉइंट। तो अगर हम इसका पहले वाला पोजीशन देखें तो उसकी हाइट थी लेवल सरफेस से L/2, और अब अगर हम देखें तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिस साइड विल बी L/2, सो दिस हाइट विल बी L/2 cos थीटा। तो फाइनल पोजीशन इसका होगा L/2 cos थीटा। तो हम अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इसका वर्टिकल डायरेक्शन में तो वो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, पर हमारा यहाँ इनिशियल बड़ा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं L/2 1 माइनस कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेसिकली मैं, तो ये आएगा L/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले ऑप्शन में हमसे यही कहा गया था कि 1 माइनस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो ये हमको दिख रहा है प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरे के लिए हमको कहा गया है मिड पॉइंट ऑफ द बार विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो रॉड है उसके अंदर ये वाला एंड जो है ये तो स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कोई फोर्स नहीं है। फिर हमारे पास कौन सा फोर्स है, mg फोर्स लग रहा है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सरफेस का उससे इसको मिल रहा होगा नॉर्मल। लेकिन जो भी फोर्सेस यहां मिल रहे हैं वो हमें मिल कौन सी डायरेक्शन में रहे, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कि हमारे सेंटर ऑफ मास पर केवल एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दैट इज वर्टिकल। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जैसे मिड पॉइंट है वो पहले से कम हाइट पर रह गया, इसका मतलब फोर्स भी डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस हिसाब से बी भी सही हो गया। अब तीसरा हमें कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो किस पॉइंट के अबाउट हमसे मांगा है, इस पॉइंट के अबाउट। तो अगर हम इसको एक्सिस मान लें तो ये L/2 है एज वी नो, ये एंगल हमने अभी देखा था कितना है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे हमारी एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 साइन थीटा। तो टॉर्क हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस mg L/2 साइन थीटा। तो हमें सी ऑप्शन में पूछा है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, तो यस इट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उसके बाद हमें कहा गया है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द पॉइंट ए इज अ पैराबोला।
ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ए हम कैसे निकालेंगे? तो ये हमारी रॉड है, हम बना लेते हैं एक्स वाई एक्सिस, तो ये हमारी एक्स है और ये हमारा वाई है, और इनिशियली ये हमारा रॉड था इस तरीके से, ये हमारा पॉइंट था। तो हमारे पॉइंट का ये इनिशियल पोजीशन था। अब क्या हुआ कि हमारी जो रॉड है वो इंक्लाइन हो गई इस तरीके से। अगर रॉड इस तरीके से इंक्लाइन हो गई तो पॉइंट ए यहाँ पहुँच गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट ए अपनी पोजीशन से इधर की तरफ खिसक गया है। डेफिनेटली ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये इस डायरेक्शन में कितना खिसका ये कैसे बता सकते हैं? ये है l/2, ये एंगल है थीटा, तो दिस साइड विल बी l/2 साइन थीटा, यस और नो? तो ये हुआ इसका l/2 साइन थीटा, ये वाला साइड। तो हमें इसका ए पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री बताना है, तो पूरे से अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा? ये इस तरीके से लिया, ये ऐसे लिया, ये एल है, और ये एंगल हमने लिया थीटा, बिकॉज ये वर्टिकल का एंगल। तो ये साइड हमारी कितनी आई? ये आई एल साइन थीटा, और वाई वाला जो डायरेक्शन है उसमें आया एल कॉस थीटा। तो हमें क्या दिख रहा है? x बराबर अब यहाँ पे हमको जो ए का पोजीशन से एक्सिस से, क्योंकि हमें डायग्राम में ये बोला गया है तो हम ऐसा नहीं ले सकते, हमें डायग्राम में बोला गया है कि हमारा जो पॉइंट है वो इस तरीके से खिसक रहा है, मतलब इसके गिरने का तरीका हमको दिया है। तो डेफिनेटली x तो हमको l/2 साइन थीटा ही लेना पड़ेगा। इसके y के लिए हम क्या लेंगे? तो y हमारा यहीं से नापा जाएगा टोटल से, y हम टोटल से नापेंगे, तो उस केस में हम रॉड का ये पूरा हाइट कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं आप? आपका जो x है वो आप यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नहीं नाप रहे हो, आप ओरिजिन से नाप रहे हो, एक्सिस से नाप रहे हो। तो x कोऑर्डिनेट हो गया y एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो तो l/2 साइन थीटा आ गया। और y डायरेक्शन में ये अब किस हाइट पे रह गया? तो ये l है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये हाइट रह गई l cos थीटा। तो y बराबर होगा l cos थीटा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि x और y मैंने कैसे लिखे हैं। तो इस वक्त इसका x कोऑर्डिनेट लिखा और इसका y कोऑर्डिनेट लिखा। अब यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या ले सकता हूं? साइन थीटा की वैल्यू हो गई x/l/2 और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई y/l। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी x² का होल स्क्वायर एंड y² इक्वल टू 1। ये देखने में किसके जैसा लग रहा है? x² प्लस y² तो ये इक्वेशन किसका होता है? ये तो एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है ना? ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन है। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पैराबोला। तो ये पैराबोला नहीं है, ये एलिप्स है। तो हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का A, B एंड C। तो ये क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व भी करते हैं। और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एक वाला होता है, दूसरा होता है फ्री, ये वाला है ना, फ्री एक्सिस रोटेशन। तो हमारी ये एक्सिस जो थी फ्री थी और इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला कंसेप्ट हमने यूज किया। इसमें हमारे लिए जो डी ऑप्शन था ये कैलकुलेट करना इस वाले में इंपॉर्टेंट था। मल्टीपल चॉइस के हिसाब से पहला ऑप्शन आसान था, दूसरा ठीक था, कर सकते थे हम। सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी की जो सर्टेनिटी है वो आपको इक्वेशन बनाने के बाद ही मिलेगी। तो डेफिनेटली एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन जो है वो इजी में तो नहीं है, मॉडरेट फिर भी हम इसको कह सकते हैं। और एमसीक्यू में क्योंकि हमारे लिए सारे ऑप्शन करना जरूरी हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑप्शन भी हैं इस क्वेश्चन के, जैसे आप देख सकते हो ए, बी और सी आपस में ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए हैं कि आपने ए निकाल लिया तो ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सारे ही ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। जो हमने अभी अपना रोटेशनल मैकेनिक्स का डिस्कशन किया है PYQs का, उसमें आज हमने यही क्वेश्चन देखने थे। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। फ्रॉम माय साइड दिस इज द सेइंग फॉर यू कि हमारी जो ग्रेटेस्ट वीकनेस है वो इस बात में लाया करती है कि हम गिव अप कर देते हैं।
तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको ये लग रहा है कि जेईई मेंस का जो स्कोर है, क्वालिफाई तो हम कर गए लेकिन एक्सपेक्टेड के हिसाब से नहीं आया। वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें जेईई एडवांस के लिए तैयारी करनी है, मेहनत करनी है और जेईई मेंस 2 में हमें और अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। जो जेईई मेंस 1 का हमारा एक्सपीरियंस रहा वो हमारे लिए कहिए लर्निंग एक्सपीरियंस था, उसको आगे यूटिलाइज करके हम अपना सेकंड जो अटेम्प्ट है उसको बढ़िया करेंगे और उसी के साथ हम जेईई एडवांस में भी अच्छा करेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छा करिए, बढ़िया करिए और जो आपको सिखाया है उसको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।